नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र सिंह जाट। अपन केमिस्ट्री 12th केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट का पार्ट 1। अब देखो सॉलिड स्टेट मतलब ठोस अवस्था। तो सॉलिड क्या होता है ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि भाई सॉलिड कौन से होते हैं। तो सॉलिड जानने के लिए अपने को जो पदार्थ है उसकी तीनों अवस्थाओं का थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो कि भाई सॉलिड ऐसे से होते हैं, लिक्विड ऐसे से होते हैं और गैस है ना ऐसे से होते हैं, है ना। तो मैं एक बार इन तीनों में आपको थोड़ा सा ऐसे डिफरेंस करके बता देता हूँ, तो इससे आपको क्या थोड़ा ऐसे अनुमान हो जाए भाई ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये क्या है, गैस है। अब देखो सॉलिड क्या होते हैं, जिन भी अणुओं से या जिन भी आयनों से या जिन भी घटक अवयवी कणों से, जिन भी कणों से पदार्थ मिलकर के बना हुआ है उनके बीच की दूरी, घटक अवयवी कणों के बीच की दूरी अगर मान लो कम होगी, अगर मान लो बहुत कम होगी, तब तो क्या होंगे, वो सॉलिड होंगे। सबसे कम यही होगी। अब सबसे कम का अपने को कैसे पता चलेगा भाई, ये तो सबसे कम है और ये थोड़ी ज़्यादा है, ये ऐसे। लिक्विड वाले में ना इसकी तुलना में ना थोड़ी कम होती है, इसकी तुलना में कम होती है। और गैस में जो दूरी होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा जो गैस के अणु हैं उनके बीच में दूरी होती है। ये जो घटक अवयवी कण है, घटक अवयवी कण का क्या मतलब हुआ, जिन कणों से वो मिलकर के बना हुआ है, चाहे वो अणुओं से मिलकर बना हो, चाहे परमाणुओं से मिलकर के बना हो, चाहे आयनों से मिलकर के बना हो, उन घटक अवयवी कणों के बीच की जो दूरी होगी, जैसे ये अवयवी कण है और ये अवयवी कण है, ये दो अवयवी कण है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, न्यूनतम है, बिल्कुल एकदम सट सट करके है। इन दोनों के बीच की फिर एकदम न्यूनतम है, इन दोनों के बीच की भी, इनकी भी, इनकी भी, इनकी भी, ऐसे। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, न्यूनतम होगी। इनसे थोड़ी ज़्यादा दूरी होगी, वो लिक्विड होते हैं। और सबसे जिन इन दोनों से ज़्यादा हो या फिर ऐसे कहें भाई सबसे ज़्यादा हो, वो क्या होते हैं, गैस होते हैं। अब इनके बीच की दूरी कम है और इनको और ज़्यादा संपीड़ित नहीं किया जा सकता, मतलब इतनी कम होती है कि जितने 5 आने होते हैं वो आ चुके होते हैं, उसके बाद में उनको और ज़्यादा संपीड़ित नहीं कर सकते हैं। तो इनकी जो प्रकृति होती है ना वो क्या होती है, असंपीड़ित, मतलब इनको और ज़्यादा संपीड़ित नहीं कर सकते, मतलब इनको और ज़्यादा कंप्रेस करके या दबाव लगा करके इनको और ज़्यादा पास में अणुओं को पर नहीं ला सकते। जो लिक्विड है उनको पास में ला सकते हैं, इनको जैसे ही मतलब प्रेशर बढ़ा के इनको पास में लाएंगे तो ये लिक्विड जैसे बनेंगे, है ना। और गैस वाले इनको और ज़्यादा पास में, इनके बीच में इतनी दूरी है तो इनको ऐसे पास में लाया जा सकता है प्रेशर बढ़ा करके, है ना। तो जो सॉलिड वाले हैं उनकी प्रकृति क्या होती है, असंपीड़ित, और इसकी क्या होगी, संपीड़ित, और इसकी भी क्या होगी, संपीड़ित प्रकृति होगी, ठीक है। उनके बाद में इनके जो अवयवी कण हैं उनके बीच का जो आकर्षण बल है ना, आकर्षण बल, तो इनका जो आकर्षण बल है सॉलिड का वो क्या होता है, सर्वाधिक होता है। इन दोनों की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है आकर्षण बल। इनमें आकर्षण बल क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि आकर्षण बल ज़्यादा होगा तभी ये पास पास रहेंगे। कोई दो चीज़ें अगर मान लो ऐसे पास पास है तो उनमें आकर्षण है तभी वो पास पास में, नहीं तो वो कोई भी इधर उधर जाएगा, है ना। लिक्विड वाला है ना उनमें आकर्षण कम होता है सॉलिड की तुलना में, और सबसे कम किस में होता है, गैसों में आकर्षण बल होता है, ठीक है। उसके बाद में इनका जो आयतन है सॉलिड का, आयतन क्या होता है सॉलिड का, सॉलिड का जो आयतन होता है ना वो निश्चित होता है। निश्चित कैसे, सॉलिड का आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। और जो लिक्विड है उनका क्या होगा, अनिश्चित, अनिश्चित। और जो गैस है उनका भी क्या होगा, अनिश्चित, अनिश्चित होगा। अब इनका आयतन निश्चित होगा, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये अपने पास में ये पेन है, ये बाहर का आवरण, अंदर इसके अंदर लिक्विड है उसको नहीं देखना है। बाहर का आयतन क्या है, ये सॉलिड है तो बाहर का आयतन, इसका जो आयतन है अंदर का वो क्या है, निश्चित है, फिक्स है भाई, ये गोलाकार है, इतना इसका वो, इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, ऐसे, है ना, इतनी इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ऐसे ये गोल है तो त्रिज्या हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये निश्चित इसका आयतन हो गया, है ना। जो लिक्विड होते हैं ना उनका आयतन निश्चित नहीं होता, उनका आयतन मतलब बदलता रहता है। जैसे मान लो ये स्याही है, इसमें डाला है तो ऐसे ये बेलनाकार इसमें ऐसे भरी हुई है, इसकी जो ये बोतल है उसमें अगर अपने इस स्याही को रखा तो इसका आकार किससे होगा,
ऐसे था इसका आकार, तो इसमें इस आकार में भर गई है। तो इनका जो आयतन है ना वो निश्चित नहीं होता है, और गैसों का भी आयतन निश्चित नहीं होता। उनको क्या इसको भी कंप्रेस किया जा सकता है, इसको भी कंप्रेस किया जा सकता है ना, तो इनका आयतन वगैरह निश्चित नहीं हो सकता। उसके बाद में विसरण की दर। विसरण की दर मतलब अपनी अधिक सांद्रता से कोई भी कण अगर कम सांद्रता की ओर जाता है तो उसको बोलते हैं विसरण। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अवयवी कणों का जो गमन होता है उसको क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। तो जो सॉलिड है उसका बिल्कुल विसरण नहीं होता है। जैसे इस पेन को मैंने यहाँ रखा तो ये यहीं पड़ा रहेगा, ठीक है। लिक्विड है ना, उसका क्या होता है, विसरणशीलता थोड़ी सी होती है। जैसे मान लो पानी है, उसकी थोड़ी सी विसरणशीलता इधर उधर होगा, लेकिन जो गैस है उसकी सबसे ज़्यादा विसरणशीलता होगी। जैसे अपन कोई परफ्यूम यहाँ पे छिड़क दे, थोड़ा सा यहाँ पे एक बार भी दबा दे तो पूरे होल में एक अचानक से हो जाएगी वो, ठीक है। तो उनकी विसरणशीलता क्या होती है, अत्यधिक होती है इसकी विसरणशीलता। गैसों की जो विसरणशीलता है वो इन तीनों में से क्या होती है, अधिक होती है। इनकी क्या होती है, कम होती है। और इनकी जो सॉलिड है उनकी विसरणशीलता क्या होती है, न्यूनतम होती है। मतलब इनकी विसरणशीलता एक तरह से होती ही नहीं है ना, या फिर अपन कह सकते हैं कि नगण्य, होती ही नहीं है। तो ये बात क्या हुई, विसरण की दर। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनकी विसरणशीलता क्या होगी, इनकी अधिक होगी, इसकी कम होगी, और इसकी क्या होगी, इसकी सर्वाधिक होगी, इसकी नगण्य होगी। उसके बाद में इनका जो घनत्व है, इनका घनत्व, तो जो सॉलिड है ना उनका घनत्व क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा सॉलिड का क्या होगा, घनत्व। उससे कम किसका होगा, लिक्विड का, और सबसे कम किसका होगा, गैसों का, ठीक है। घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन में जो द्रव्यमान है उसको घनत्व बोलते हैं। तो इसके एकांक आयतन में अगर कण पास पास में है ना, तो एकांक आयतन में इसका द्रव्यमान ज़्यादा ही होगा तो घनत्व भी ज़्यादा ही होगा। इसमें थोड़े कण दूर दूर हैं तो क्या हो जाएगा, एकांक आयतन में द्रव्यमान थोड़ा कम रहेगा तो कम, और इसमें क्या होगा, और कम रहेगा एकांक आयतन में द्रव्यमान, तो इसका क्या होगा, गैस का घनत्व क्या होगा, सबसे कम होगा। अब वापस से देख लो आप, सॉलिड, लिक्विड और जो गैस है इन तीनों में क्या अंतर है। जो सॉलिड होते हैं उनके जो घटक अवयवी कण हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो न्यूनतम होती है, एक दूसरे के एकदम पास पास स्थित होते हैं, ठीक है। लिक्विड में जो बीच की दूरी है, घटक अवयवी कणों के बीच की दूरी है, वो क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद में जो गैस है ना, उनमें घटक अवयवी कणों के बीच की जो दूरी है वो क्या होती है, सर्वाधिक होती है। उसके बाद में इनकी जो प्रकृति, अब ये एक दूसरे के पास पास में तो इनको और ज़्यादा संपीड़ित नहीं किया जा सकता, इनको किया जा सकता है, और गैसों को सर्वाधिक संपीड़ित किया जा सकता है, ठीक है। इसको देखो, सर्वाधिक संपीड़ित किया जा सकता है मतलब जैसे मान लो अपना एलपीजी का सिलेंडर है ना, तो एलपीजी के सिलेंडर में 15 लीटर वो गैस अपन भर करके रखते हैं, है ना, उसको लिक्विड में बना करके रखते हैं। और एलपीजी के सिलेंडर में, अब एलपीजी के सिलेंडर को आप जैसे ही खोलोगे तो काफ़ी दूर के अंदर फैल जाती है अचानक से, तो कितनी फैली हुई को अपन क्या एकदम लिक्विड बना करके, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसको एकदम संपीड़ित करके अपन एक सिलेंडर में पैक कर लेते हैं, है ना। तो इनकी क्या होती है, संपीड़नशीलता का इसमें गुण पाया जाता है गैसों के अंदर, और इन दोनों में इसमें कम पाया जाता है, इसमें बिल्कुल ही संपीड़नशीलता नहीं पाई जाती है। आकर्षण बल, जो भी दो कण हैं उनके बीच में अगर आकर्षण बल नहीं होगा तो वो एक दूसरे के पास पास नहीं होंगे, एक दूसरे के पास पास में नहीं रहेंगे, है ना। तो इन दोनों में आकर्षण है तभी एक ऐसे यहाँ पे जुड़े हुए, इसमें आकर्षण है तभी वो एक दूसरे के पास में जुड़े हुए। इनमें आकर्षण क्या होता है, थोड़ा कम होता है अवयवी कणों के बीच में, और जो गैस है उनमें आकर्षण बल बिल्कुल ही नहीं होता है। उसके बाद में इनका जो आयतन है वो सॉलिड का निश्चित होता है। कोई भी चीज़ देख लो, लोहे की छड़ है उसका आयतन जो है वो है, कोई भी लोहे का, स्टील का, पीतल का जो भी बर्तन है उसका जो आयतन है वो है ना। और जो लिक्विड है उसका आयतन बदलता है, बर्तन के हिसाब से उसका आयतन बदल जाए, उसका वो जो आयतन है वो मतलब उसका वॉल्यूम तो नहीं बदलेगा लेकिन उसका मतलब परिणाम बदल जाएगा, उसका आकृति बदल जाएगी, है ना। और उसको आयतन को क्या किया जा सकता है, कम भी कर सकते हैं अपन, और गैस वालों के आयतन को सबसे कम कर सकते हैं अपन, सबसे ज़्यादा पास में कर सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा। फिर विस्तरण की जो दर है, विस्तरण की दर मतलब वो कितना बह सकता है, उसमें अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या, कितने उसके कण जा सकते हैं, कितना जा रहा है वो दूसरी साइड में। तो अगर मान लो अपने पास में कोई भी लोहे की चीज़ है
है ना, वो सॉलिड है, या कोई पत्थर पड़ा है तो ऐसे थोड़ी भाई यहाँ पत्थरों का ढेर पड़ा है और वो सांद्रता से उधर चलेगा, वो जहाँ है वो वहीं रहेंगे, है ना, तो वहीं रहेंगे। तो सॉलिड जो है उसमें विसरण दर की दर बिल्कुल ही नहीं होती है, नगण्य होती है एकदम। और जो लिक्विड है उसमें थोड़ी थोड़ी विसरणशीलता की गुण पाया जाता है, गैस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जैसे आपने इत्र को छिड़का तो पूरे हॉल में पता चल गया, तो क्या उसके कण वो जो थे वो पूरे हॉल में गए, है ना, एक साथ, तो उसमें विसरणशीलता की दर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन में द्रव्यमान, घनत्व D इक्वल टू होती है m/v, मतलब द्रव्यमान बटा आयतन। तो एकांक आयतन में जो द्रव्यमान है उसको क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। तो घनत्व जो है ना वो एकांक आयतन का द्रव्यमान है। अब जो द्रव्यमान है एकांक आयतन में वो सबसे पास इसी में है, तो सबसे ज़्यादा घनत्व इसी का होगा, उसमें कम होगा और इसमें सबसे कम होगा। तो ये सॉलिड, लिक्विड और ये गैस है, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस हो गया। उसके बाद में अपन क्या देखेंगे, जो अब इस चैप्टर के अंदर गैस और लिक्विड की कोई बात नहीं करेंगे, ये तो बस ऐसे भाई समझने के हिसाब से भाई सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं और गैस क्या होते हैं, तो इस हिसाब से हो जाता है। लेकिन इसके बाद में अपन इस चैप्टर के अंदर पूरे के अंदर सॉलिड ही सॉलिड पढ़ेंगे। तो अब जो सॉलिड होते हैं वो, या जो ठोस पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। ठोस पदार्थ या सॉलिड जो पदार्थ हैं वो कितने तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्रिस्टलीय और दूसरा कैसे होते हैं, अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय। अब देखो क्रिस्टलीय कौन से होंगे और अक्रिस्टलीय कौन से होंगे। जो ठोस पदार्थ हैं उनके अगर डेफिनेशन पूछे तो जो अपने सारे गुण पढ़े हैं ना उनमें से उनको बना के बता दो कि भाई ठोस ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अवयवी कणों के बीच में न्यूनतम दूरी हो और उनके आकर्षण बल क्या होता है, अधिकतम होता है, असंपीडनशील प्रकृति होती है। ऐसे गुण वालों को क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। अब ठोस कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के हो गए। एक तो क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। अब देखो क्रिस्टलीय ठोस कौन से होते हैं, जिनकी निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होगी। और जो अक्रिस्टलीय पदार्थ हैं उनमें क्या होती है, इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, इनकी जो ज्यामिति है वो निश्चित नहीं होती है, इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती। उसके बाद में इनमें जो क्रिस्टलीय पदार्थ हैं उनमें लंबी दूरी तक क्रमबद्धता पाई जाती है, लंबी दूरी तक क्रमबद्धता पाई जाती है। लंबी दूरी तक क्रमबद्धता पाए जाने का मतलब, जैसे मान लो कोई पदार्थ है और उसमें दो अवयवी कण हैं ए और बी, तो लंबी दूरी तक की क्रमबद्धता का मतलब होता है इसमें जो क्रमबद्धता वो ऐसे पाई जा रही है, कंटिन्यू ए बी ऐसे लंबी दूरी तक इनका क्रम एक समान ही पाया जाएगा, लंबी दूरी तक क्रमबद्धता पाई जाएगी इनके अंदर, ठीक है। जो अक्रिस्टलीय पदार्थ हैं उनमें छोटी दूरी तक या कम दूरी तक या छोटी दूरी तक क्रमबद्धता पाई जाती है, कम दूरी तक क्रमबद्धता पाई जाती है। कम दूरी तक क्रमबद्धता मतलब जैसे मान लो ए बी फिर बीच में सी आ गया, फिर ए बी, फिर वापस ए बी, फिर कोई अणु आ गया डी ऐसे, तो ये कम दूरी तक ही ए बी चला, फिर नहीं चला, है ना, यहाँ तक ही क्रमबद्धता चली, फिर ये अलग आ गया, फिर ये यहाँ तक चली, फिर ये कुछ अलग आ गया, तो ऐसे क्या होगा, कम दूरी तक क्रमबद्धता पाई जाएगी। और जो क्रिस्टलीय पदार्थ हैं उनमें क्या होता है, लंबी दूरी तक क्या पाई जाती है, क्रमबद्धता पाई जाती है। उसके बाद में देखो जो क्रिस्टलीय पदार्थ हैं उनको अगर अपन चाकू से काटेंगे, है ना, तो इसमें क्या आएगा, जो क्रिस्टलीय पदार्थ हैं उनमें क्या एक शार्प लाइन बनेगी, और इनमें शार्प लाइन मतलब तीखी लाइन बनेगी एकदम चिकनी, और इनमें ऐसे उबड़ खाबड़ बनेगी, शार्प लाइन नहीं बनेगी, है ना। फिर उसके बाद में इनका जो वक्र होता है ना, शीतलन वक्र है ना क्रिस्टलीय पदार्थों का,
तो क्रिस्टलीय पदार्थों का जो शीतलन वक्र है वो क्या होता है, असतत होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ शीतलन वक्र क्या होता है, असतत क्या होता है और सतत क्या होता है। और जो अक्रिस्टलीय पदार्थ हैं उनका क्या होता है, सतत होता है। ये चीज़ समझो पहले। अब देखो शीतलन वक्र क्या होता है, अपन किसी पदार्थ को एक निश्चित तापमान तक गर्म कर लिया, चाहे वो पदार्थ कोई सा ही हो, उसको गर्म करने के बाद में अपन उसको छोड़ दिया ऐसे ठंडा होने के लिए, स्वतः ठंडा होने के लिए। अपन ने बाहर से कुछ ही नहीं किया उसको, मतलब कुछ भी तरीके से अपन ठंडा नहीं करें, वातावरण में छोड़ दिया, वो स्वतः अपने आप ठंडा हो रहा है। ठीक है, अब जब वो ठंडा होगा तो टाइम और उसका जो टेम्परेचर गिर रहा है उसमें वक्र बनाते हैं, उसमें क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, वक्र बनाते हैं। उस वक्र को क्या बोलते हैं, शीतलन वक्र। ठीक है, उस वक्र को क्या बोलेंगे, शीतलन वक्र। तो जो क्रिस्टलीय पदार्थ हैं उनका शीतलन वक्र क्या होता है, असतत होता है, और जो अक्रिस्टलीय पदार्थ हैं उनका शीतलन वक्र क्या होता है, सतत होता है। अब इसका कारण क्या है कि भाई इनका तो असतत होगा और इनका सतत होगा। असतत देखो पहले तो ऐसे होता है, इधर तो अपन लिख लिया समय और इधर लिख लिया अपने ताप। ठीक है, तो इनका वक्र ऐसा प्राप्त होगा, असतत ऐसे। और इनका जो अक्रिस्टलीय पदार्थ हैं इनका वक्र ऐसे प्राप्त होगा, ऐसे सतत। ठीक है, तो ये लगातार ऐसे सतत प्राप्त हुआ, और इनका वक्र कैसा हुआ, ऐसे असतत प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इनका असतत क्यों प्राप्त हुआ और इनका सतत क्यों प्राप्त हुआ, इसका कारण क्या है, इधर सुनो। जो सतत वक्र है उनका प्राप्त हुआ और इनका असतत प्राप्त हुआ क्रिस्टलीय पदार्थों का। तो इनमें क्या होता है, जैसे आपने पदार्थ को गर्म किया, गर्म करने के बाद में वो क्या होगा, ठंडा होगा। तो ठंडा होने में जैसे ही वो ठंडा होता है ना एक निश्चित टेम्परेचर के ऊपर, जैसे मान लो यहाँ पे टेम्परेचर गिर रहा है और समय भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इस साइड में समय बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे समय यहाँ पे आया और यहाँ पे समय यहाँ आएगा। ठीक है, तो समय भी बढ़ रहा है और समय बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर गिरता जा रहा है। एक निश्चित टेम्परेचर के बाद में क्या होगा कि वो जो ठोस पदार्थ है वो अपने अवयवी कणों में क्या करेगा, परिवर्तन करेगा, एक निश्चित व्यवस्था पे क्या करेगा, व्यवस्थित होगा, ऐसे व्यवस्थित हो जाएगा वो, है ना। फिर वापस टेम्परेचर जिस समय जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर गिरता जाएगा, फिर वापस समय बढ़ेगा, टेम्परेचर गिरेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस दूरी के अंदर इसमें तो क्या हो रहा है, जैसे मान लो टेम्परेचर गिर रहा है और समय बढ़ रहा है, इसमें क्या हो जाता है, टेम्परेचर नहीं गिरता है ना, लेकिन समय बढ़ता जाता है। तो इस अवस्था में वो क्या करता है, अपने गुणों में परिवर्तन करता है। फिर वापस टेम्परेचर गिरेगा, है ना, और समय भी बढ़ेगा, लेकिन फिर वापस अपने गुणों में क्या, अपनी ज्यामिति में परिवर्तन करता है। इस वजह से इस ज्यामिति में परिवर्तन के कारण से क्या, इसका वक्र असतत होता है। और इसमें क्रिस्टलीय जो पदार्थ जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा टेम्परेचर लगातार गिरता जाएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई ज्यामिति में परिवर्तन नहीं होता है, वैसे कि वैसे ठंडा होता है वो। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका सतत और इसका असतत प्राप्त होता है। उसके बाद में इसकी जो प्रकृति होती है ना, क्रिस्टलीय पदार्थों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, प्रकृति विषम देशिक प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होगी, विषम देशिक प्रकृति होगी। और जो अक्रिस्टलीय पदार्थ हैं उनकी प्रकृति कैसी होगी, समदेशिक प्रकृति होगी। कैसी होगी, समदेशिक प्रकृति होगी। अब इनकी विषमदेशिक प्रकृति होती है, इनकी समदेशिक प्रकृति होती है। अब ये विषमदेशिक और समदेशिक है क्या चीज़, देखो मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से ऐसे बता देता हूँ। जैसे मान लो अपने पास में ये कोई सॉलिड है और इसका क्या है, एक टुकड़ा है। इस सॉलिड का अपने पास में एक टुकड़ा है। अब अपन क्या करेंगे, इस सॉलिड पदार्थ को, इस ठोस पदार्थ को अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई भी भौतिक जो गुणधर्म है या कोई भी भौतिक नेचर है उसकी अपन अध्ययन करेंगे। तो जैसे मान लो अपन ने इसके ऊपर अपवर्तन का अध्ययन किया, ठीक है, और अपन ने क्या किया, इधर से एक आपतित किरण इसके ऊपर डाली और मान लो वो अपवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं और वो मान लो अपवर्तित होकर के इधर से गुजरी, ठीक है। उसके बाद में अपन ने अगर इसी साइड से वापस कोई आपतित किरण डालते हैं इसी के ऊपर, तो वो अपवर्तित होकर के अगर वापस इसी साइड से गुजरेगी, मतलब सभी दिशाओं से उसका अपवर्तन अगर समान होगा तब तो वो प्रकृति कैसी होगी, समदेशिक। और अगर समान नहीं होगा तब कौन सी होगी, विषमदेशिक। तो विषमदेशिक क्या होती है, किसी भी भौतिक गुणधर्म का अध्ययन किसी भी ठोस के
सभी दिशाओं से करने पर अगर समान प्राप्त हो तो समदेशिक, समान प्राप्त नहीं हो तो विषमदेशिक। ठीक है, जैसे मान लो अपन ने कोई प्रकाश की किरण डाली इधर से, ठीक है, और उसका मान लो अपवर्तन होकर के क्या इधर से गुजरी हो, ठीक है। तो अब अगर मान लो अपन इधर से अगर कोई प्रकाश की किरण डालेंगे ना तो वो इधर से ही अगर गुजरी तब तो कौन सी है, समदेशिक। मान लो इधर से ना गुजर गई, इधर से गुजर गई, तब कौन सी हो जाएगी, विषमदेशिक प्रकृति हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में पांचवा पॉइंट इसका क्या है, प्रकृति के बाद में इसका पांचवा पॉइंट क्या है, इसकी जो गलनांक होता है वो, और इसका जो गलनांक, तो इसका जो गलनांक होगा ना क्रिस्टलीय पदार्थों का वो क्या होता है, निश्चित गलनांक होता है, निश्चित गलनांक होगा। और इनका गलनांक क्या होगा, अनिश्चित गलनांक होगा। इनका गलनांक क्या होगा, अनिश्चित होगा। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ और है, जैसे क्रिस्टलीय पदार्थ है वो क्या है, वास्तविक ठोस है। क्रिस्टलीय पदार्थ कौन से हैं, वास्तविक ठोस है। और जो अक्रिस्टलीय पदार्थ हैं वो क्या हैं, आभासी, या तो अपन कहें आभासी ठोस है, और या फिर अपन अगर आभासी नहीं कहें तो इनको छद्म ठोस भी कह सकते हैं, छद्म ठोस कह सकते हैं। या फिर अपन इसको क्या कह सकते हैं, अतिशीतित द्रव भी कहते हैं, अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। तो इनके अलग अलग नाम हो रहे हैं। तो ये दोनों में अंतर हुआ, क्रिस्टलीय में और अक्रिस्टलीय पदार्थों में। अब इसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे पूछे, जैसे मान लो बोर्ड में एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा है, जो कांच है उसको अतिशीतित द्रव्य क्यों कहा जाता है। ठीक है, कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों कहा जाता है। तो जो कांच है वो अपने को देखने में कैसा लगता है, ठोस पदार्थ लगता है, लेकिन उसको द्रव क्यों कहा, अतिशीतित द्रव्य क्यों कहा। अब द्रव में कौन सा गुण होता है, बहने का या विसरण का गुण पाया जाता है। तो जो कांच होता है ना वो भी पुराने टाइम के बाद में 50-60 साल के बाद में, जैसे अपने खिड़कियों वगैरह में लगा रखा है, तो उसके बाद में ढल करके वो नीचे वाली साइड से तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा मोटा, और ऊपर से क्या रहता है, पतला रहता है। तो उसमें एक तरह से बहने का गुण पाया जाता है, भले वो बहुत कम होता है बहने का गुण, लेकिन उसमें बहने का गुण पाया जाता है। इसकी वजह से उसको क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव्य कहते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, जो 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 कांच है वो अपन खिड़कियां जब लगाते हैं नहीं तब तो वो चमकीली होती है, कुछ समय के बाद में वो क्या हो जाती है, वो मतलब उनमें मतलब धुंधली धुंधली दिखाई देने लग जाती है। तो वो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है बोर्ड में कि भाई है ना, जो पुरानी इमारतें हैं उनकी जो खिड़कियां हैं उनके कांच नीचे से तो मोटे ऊपर से पतले क्यों दिखाई देते हैं, या फिर वो धुंधली क्यों दिखाई देने लग जाती है। तो उसका कारण क्या होता है, क्योंकि उनमें क्या होता है, बहने का गुण पाया जाता है, वो ढल करके थोड़ी नीचे आ जाते हैं। तो उसका एक तो चमकीलापन कम हो जाता है, और दूसरा उसमें क्या हो जाता है, नीचे से मोटी हो जाती है, ऊपर से वो पतली हो जाती है। ऐसे इसके अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाएगा भाई क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर क्या है। ठीक है, CBSE और RBSE दोनों में पूछा जाता है। तो क्रिस्टलीन में कम से कम 4 अंतर याद रखोगे। अब इनके जो उदाहरण हैं वो और देख लो। जैसे मान लो NaCl है ना, तो वो क्रिस्टलीय ठोस है। MgCl2 है, क्रिस्टलीय ठोस है ना। जिनका भी अपन डायरेक्ट फॉर्मूला बोल लेते हैं मुझसे, वो क्रिस्टलीय ठोस ही है ना। अक्रिस्टलीय ठोसों में कौन सा हो जाएगा, जैसे रबर है ना, रबर हो जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा, है ना। प्लास्टिक है ना, तो वो अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। कांच है तो वह अक्रिस्टलीय अतिशीतित द्रव हो जाएगा। ऐसे होता है। तो इसमें एक बार वापस से अंतर देख लो, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कौन से, जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है। निश्चित ज्यामिति मतलब उनको आप किधर से भी काटो, कैसे भी करो, उनकी ज्यामिति वही आएगी, अलग अलग नहीं आएगी। ठीक है। दूसरी, उनमें लंबी दूरी तक क्रमबद्धता पाई जाएगी। जैसे AB लंबी दूरी तक यही पैटर्न पाया जाएगा, AB है ना। जो अक्रिस्टलीय उनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती और छोटी दूरी तक की क्रमबद्धता पाई, जैसे AB फिर C आ गया, AB फिर D आ गया, ऐसे है ना। तो कोई दूसरा पार्टिकल आ गया, तो लंबी दूरी तक क्रमबद्धता नहीं होगी इसके अंदर। फिर उसके बाद में इनका जो शीतलन वक्र होता है, शीतलन वक्र क्या होता है, जब अपन किसी पदार्थ को गर्म कर दें और गर्म करने के बाद में जब वो पदार्थ ठंडा होगा तो उसका अपन टाइम और ताप इसके बीच में ग्राफ खींचेंगे, उसको क्या बोलते हैं, शीतलन वक्र बोलते हैं। ये जो शीतलन वक्र होता है वो क्रिस्टलीय पदार्थों का क्या होता है, असतत होता है, और जो अक्रिस्टलीय पदार्थ हैं उनका सतत होगा। सतत मतलब ऐसे,
तो तापमान और समय के बीच में ऐसे लाइन बनेगी। और असतत मतलब कुछ समय तक टेम्परेचर और समय के बीच में जैसे टेम्परेचर गिरेगा समय बढ़ता रहेगा, लेकिन उसके बाद में लाइन ऐसे सीधी हो जाएगी। सीधी मतलब टाइम तो लगातार इधर जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर नहीं गिर रहा है। असतत होने का कारण पूछिए कि भाई असतत क्यों होता है, तो आप क्या बताओगे कि एक निश्चित टेम्परेचर गिरने के बाद में जो ठोस पदार्थ है या जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हैं वो अपनी ज्यामिति में परिवर्तन करते हैं, तो उस समय के दौरान उसका तापमान नहीं गिरता है ना, और टाइम बढ़ता रहता है, तो उसकी वजह से वो असतत ग्राफ हो जाता है। और इसका कैसा होता है, सतत ग्राफ होता है। इसकी जो प्रकृति होती है, जो क्रिस्टलीय पदार्थ हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, विषम देशिक प्रकृति होती है। विषम देशिक प्रकृति का मतलब ये है कि अपन किसी भी भौतिक गुणधर्म का अगर अध्ययन करेंगे, जैसे विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, है ना, चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, अपवर्तन का अध्ययन करेंगे, परावर्तन का गुण अध्ययन करेंगे, तो उस ठोस पदार्थ के सभी दिशाओं से अगर समान गुण प्राप्त हो तो कौन सा होगा, समदेशिक। समान गुण प्राप्त नहीं हो तो विषम देशिक होगा। जैसे मैंने अपवर्तन का उदाहरण देख के बताया कि भाई अगर इधर से कोई आपतित किरण अपने डाली और अपवर्तित होकर के वो इधर से गुजरी, अब आपतित किरण अगर इधर से डालेंगे और अपवर्तित होकर के वो वापस इधर से आएगी, तब तो प्रकृति समदेशिक। इधर से डाली, है ना, और वो इधर से नहीं आकर के मान लो इधर से आई, तब कौन सी हो जाएगी, वो उसकी प्रकृति तब कौन सी हो जाएगी, तब उसकी प्रकृति हो जाएगी विषम देशिक। इनका जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है, और जो अक्रिस्टलीय पदार्थ है उनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। निश्चित गलनांक का मतलब होता है पीक पॉइंट, कि उसके ऊपर गलना शुरू हो जाएगा। जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 मतलब 50 ही। अनिश्चित का मतलब होता है उसका पीक पॉइंट नहीं होता है। जैसे मान लो उसका गलनांक 90 डिग्री से लेकर के मान लो 92 या 93 डिग्री तक है, तो 90 से 92 93 तक तो उसको गलना शुरू होगा, उसका पिघलना शुरू होगा, या उसका ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना शुरू होगा, है ना, तो वहाँ तक वो बदलेगा। और इसका जो गलनांक होता है वो एकदम पीक पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो क्रिस्टलीय ठोस है उसको वास्तविक ठोस भी बोलते हैं, और जो अक्रिस्टलीय ठोस है उनको आभासी ठोस या छद्म ठोस या फिर इनको अतिशीतित द्रव्य कहा जाता है, ठीक है। तो ये अपन ने क्या पढ़ा, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय पदार्थों में अंतर। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पदार्थों में अपन ने क्या पढ़ा है, अंतर पढ़ा है, ठीक है। तो ये क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय पदार्थों में अंतर हुआ। उसके बाद में अपन क्या देखेंगे, अगली चीज देखेंगे। अगली क्या देखेंगे, क्रिस्टलीय जो ठोस पदार्थ हैं, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हैं उनका वर्गीकरण। जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हैं उनका वर्गीकरण देखेंगे अपन। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों का वर्गीकरण। जो क्रिस्टलीय ठोस हैं वो क्या, 4 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ 4 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों का वर्गीकरण। अब जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हैं वो कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के। फर्स्ट क्या है, आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। दूसरा धात्विक ठोस, धात्विक ठोस। तीसरा सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी ठोस। और चौथा आणविक ठोस। चौथा क्या हो जाएगा, आणविक ठोस, आणविक ठोस। अब ये जो नाम इनके दिए गए हैं ना, वो उनके घटक अवयवी कणों के आधार पर दिए गए हैं। घटक अवयवी कणों के आधार पर दिए गए हैं। जैसे जो आयनिक ठोस हैं उनके जो अवयवी कण हैं, मतलब जिनसे वो मिलकर के बना हुआ है, वो क्या है, आयन है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, आयनिक ठोस हो गया। इसके जो घटक अवयवी कण हैं, घटक अवयवी कण हैं, वो क्या है, आयन है, चाहे धन आयन हो और ऋण आयन, उनसे के मिल करके वो बना हुआ होता है। धन आयन और ऋण आयन से मिलकर के बना हुआ होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आयनिक ठोस बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में जो धात्विक ठोस है वो किससे मिल करके बना होगा, धातु परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ होगा।
धात्विक ठोस किससे मिलकर के बना होगा? धातु परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ होगा। उसके बाद में जो सहसंयोजी ठोस है वो क्या होगा? परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ होगा, परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ होगा। उसके बाद में जो आणविक ठोस है ना, वो क्या होते हैं? वैसे जनरली 3 प्रकार के होते हैं ये, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित, है ना। तो ये जो आणविक ठोस है ना वो अणुओं से मिलकर के बना हुआ होगा, है ना, और इसमें तीनों के अंदर अणु ही होंगे, है ना। तो किससे मिलकर के बना होगा? अणुओं से मिलकर के बना होगा। तो इनमें एक एक चीज़ होगी सबकी कि जो आयनिक ठोस होगा उसके जो घटक अवयवी कण होंगे वो क्या होंगे? आयन्स होंगे, धन आयन या ऋण आयन होंगे। जो धात्विक ठोस होंगे उसके क्या होंगे? धातु परमाणु होंगे। क्या होंगे? धातु परमाणु होंगे। तो धातु परमाणु होंगे इसके। और सहसंयोजी ठोस परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ होगा। और जो आणविक ठोस है वो अणुओं से मिलकर के बना होगा। और ये 3 चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। एक तरह से मतलब 3 प्रकार का अपन इसको अलग अलग अध्ययन करेंगे, ध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस और हाइड्रोजन बंधित ठोस। ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित ठोस। अब जो ये आयनिक ठोस है उसके अंदर विद्युत की चालकता देखेंगे अपन। विद्युत चालकता, विद्युतीय चालकता। देखो, एक तो विद्युत चालकता का ये मतलब होता है कि भाई ये होता किसकी वजह से, जो चालकता दर्शाएगा विद्युत का जो चालक होगा या कुचालक होगा। अगर मान लो चालक हुआ तो चालक किस वजह से हुआ, ठीक है। मतलब उसमें चालन करने वाला कौन है? कोई आयन है, कोई प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, कोई आवेश है। ये पता चलते अपने को पता चल जाएगा पूरी चीज़ें, है ना। उसके बाद में कि वो चालक है कि कुचालक है। तो जो आयनिक ठोस है उसमें होता है क्या? धन आयन और ऋण आयन से मिलकर के बना हुआ होगा। तो इसकी जो विद्युत चालकता होगी वो किसकी वजह से होगी? आयनों की वजह से होगी, है ना। तो ये विद्युत का सुचालक होगा लेकिन हमेशा नहीं होगा। विद्युत का सुचालक लेकिन गलित, या फिर मैं इसको ऐसे बोल दूं द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में क्या होगा? सुचालक। और जो ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था है उसमें क्या होगा? विद्युत का कुचालक होगा। ठोस अवस्था में क्या होगा? कुचालक होगा। ठोस अवस्था में क्या होगा? विद्युत का कुचालक होगा, ठीक है। जो आयनिक ठोस होंगे उसमें जो चालकता होगी वो किसकी वजह से होगी? आयनों की वजह से होगी। किसकी वजह से होगी? आयनों की वजह से होगी। तो इसमें जो सुचालक होगा वो द्रव अवस्था में जो सुचालक होगा और ठोस अवस्था में क्या होगा? विद्युत का कुचालक होगा। और इसकी चालकता किसके कारण से होगी? आयनों के कारण होगी। अगर आपको कोई ऐसे पूछे कि कोई ठोस पदार्थ है वो गलित या द्रव अवस्था में तो क्या विद्युत का सुचालक है और ठोस अवस्था में क्या विद्युत का कुचालक है, उसका नाम बताओ और कारण भी बताओ। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो अगर आपको ये पूछे कि भाई वो द्रव अवस्था में क्या है? सुचालक, और ठोस अवस्था में क्या है? कुचालक, ठीक है। तो आप उसके बारे में जो भी ये कारण वाले क्वेश्चन होते हैं ना उसमें जो गठित हो रहा है उसका कारण देखा करो कि भाई वो किस कारण से गठित हो रहा है। तो फिर आपको कैसे क्वेश्चन पूछे आपको पता चल जाएगा कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो आप ये देखो कि ये सुचालक द्रव अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में कुचालक क्यों होता है ना। तो ये विद्युत चालकता दर्शा किसके कारण से रहा है? आयनों के कारण से। अगर जो भी आयनिक पदार्थ है वो ठोस अवस्था में है तो इसका मतलब उसका आयतन क्या है? निश्चित है। उसका जो आकार आकृति है वो क्या है? निश्चित है। उसके आयन क्या है? एक जगह पर फिक्स है, हिल नहीं रहे उसके आयन, ठीक है, एक निश्चित जगह पर स्थिर है। अगर आयन एक जगह पर स्थिर रहेंगे तो विद्युत धारा का चालन कैसे होगा? आयनों का जो या जो आवेश है उसका प्रवाही तो विद्युत धारा है। जो विद्युत धारा क्या है? आवेशों का प्रवाही विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा का चालन कैसे करेंगे? जब आयन क्या है? एक जगह फिक्स है। जैसे ये आयन है, धन आयन है, फिर ये ऋण आयन है, फिर ये धन आयन है और फिर ये क्या है? ऋण आयन है। ऐसे फिर ये मान लो ऋण आयन, धन आयन, ऋण आयन और धन आयन। अब ये अगर आयन एक निश्चित जगह पर स्थिर है तो इनमें चालन कैसे होगी? जब आवेश का प्रवाह नहीं हो रहा, धन आयन और ऋण आयन एक निश्चित जगह पे है, आवेश का प्रवाह नहीं हो रहा है, तो आवेश का प्रवाह नहीं हो तो विद्युत धारा कैसे चालन होगी? उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा तो ये क्या होंगे? कुचालक होंगे। तो ठोस अवस्था में क्या होंगे? विद्युत के कुचालक। और सुचालक कब होंगे? द्रव अवस्था में।
तो द्रव अवस्था में सुचालक क्यों होंगे? अब आप इसको पिघलाओ और इसका क्या बना दो? लिक्विड। अब लिक्विड में भी सहनशीलता का गुण भी होता है, बहने का गुण भी पाया जाता है, ठोसों में ये गुण नहीं पाए जाते हैं। तो ये जो आयन है वो क्या करेंगे? गति करेंगे। अब ये गति करेंगे तो विद्युत धारा का चालन होगा कि नहीं होगा? आयन ये जो पॉजिटिव आवेश है, चाहे कितना ही हो, ये आवेश है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, तो ये प्रवाह हो रहा है इसमें, है ना। तो आवेशों का प्रवाह हो रहा है तो क्या होंगे? विद्युत के चालक होंगे। तो आयनों के कारण, ये जो आयनों से बने हुए हैं, तो ठोस अवस्था में तो क्या होंगे? कुचालक, और द्रव अवस्था में क्या होंगे? विद्युत के सुचालक होंगे। ठीक है, तो ये आयनिक ठोस किससे मिलकर के बने होंगे? आयनों से, धन आयन और ऋण आयन से। और ये विद्युत के ठोस अवस्था में तो क्या होंगे? कुचालक, और द्रव अवस्था में क्या होंगे? विद्युत के सुचालक होंगे। ठीक है, उसके बाद में जो धात्विक ठोस है उसकी प्रकृति कैसी होती है, या फिर जो इसके जो घटक अवयवी कण है वो क्या है? धातु परमाणु। घटक अवयवी कण मतलब ये जिन अणुओं से या जिन परमाणु से मिलकर के बने वो क्या है? धातु परमाणु। जैसे लोहे की कोई छड़ है ना, तो वो आयरन से मिलकर के बना हुआ है। एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम की कोई छड़ है तो एल्युमिनियम से, तो जो धातु परमाणु से मिलकर के जो बना होगा, है ना। अब इसकी अगर अपन देखें क्या? चालकता। तो इसमें चालकता किसकी वजह से होती है? जो धातु होते हैं उनमें जो चालकता होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से होगी। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत के क्या होंगे? सुचालक। इसमें जो विद्युत की चालकता का जो कारण है या जो जिसकी वजह से विद्युत के चालन दर्शाते हैं वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन ठोस अवस्था में भी उसके पास रहेंगे, द्रव अवस्था में भी रहेंगे, गलित अवस्था में भी रहेंगे। तो धातु जो परमाणु है कभी वो विद्युत का कुचालक नहीं होते, धातु विद्युत की क्या होती है? सुचालक। क्योंकि जैसे मान लो धातु ये है, ये कोई धातु का टुकड़ा है ना, और इसमें ये इसके परमाणु हैं, ये इसके परमाणु हैं ऐसे। अब ये इसके परमाणु है तो ये धातु जो परमाणु है, ये धातु का जो टुकड़ा है उसके अंदर हर परमाणु के पास में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, बाह्यतम कोश में या फिर चालन कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में का मतलब होता है कि थोड़ा सा इधर उधर हिल डुल सकते हैं, है ना, और विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, तो अवस्था का कोई फर्क नहीं होता है। चाहे वो ठोस है तो आयन तो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, केवल इलेक्ट्रॉन गति करेगा, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो वो गति करते हैं, है ना। तो ठोस अवस्था में विद्युत का क्या रहेगा? चालक। द्रव अवस्था में भी क्या रहेगा? चालक। और गलित अवस्था में भी क्या रहेगा? चालक। क्वेश्चन अगर आपको ऐसे पूछे जाए कि जो आयनिक पदार्थ हैं वो तो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, और जो धात्विक पदार्थ हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, क्यों? तो इसका क्या बताओगे कि जो आयनिक पदार्थ है वो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक इस कारण से होते हैं कि उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो आयनों के कारण से होती है, और ठोस अवस्था में आयन एक जगह पर स्थिर रहते हैं तो चालन नहीं हो पाता है। जबकि जो धात्विक पदार्थ हैं उसमें जो विद्युत धारा का चालन होता है वो किस वजह से होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहे ठोस अवस्था हो चाहे द्रव अवस्था हो वो मुक्त रहते हैं और वो गति करते हैं, उसकी वजह से विद्युत धारा का चालन होता है। अब अगर इतना सा लिख दिया कि इसमें विद्युत धारा का चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इसमें क्या होता है? आयनों के कारण होता है, तब भी एग्जामिनर समझ जाते हैं कि भाई इसका आंसर सही है, वो पूरे मार्क्स आते हैं। अब उसके बाद में देखो सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस क्या होता है? जिसके अंदर सह परमाणु, जिसके परमाणुओं के बीच में क्या होता है? सहसंयोजक बंध पाया जाता है। कौन सा? सहसंयोजक बंध पाया जाता है। और ये विद्युत के क्या होंगे? कुचालक। सहसंयोजक बंध पाया जाता है और विद्युत के हमेशा कुचालक ही होते हैं, ये हमेशा चालक होंगे, हमेशा चालक। और ये क्या होंगे? हमेशा कुचालक होंगे। इसके हमेशा चालक रहने का क्या कारण है और इसका हमेशा कुचालक रहने का? तो इसका चालक का तो पता चल गया भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यह हमेशा कुचालक ही क्यों होता है? क्योंकि जो भी परमाणु होगा उसके अंदर जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं? दूसरे परमाणु से बंध बनाने में भाग ले लेते हैं। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही नहीं पाए जाते हैं। किसके अंदर? जो सहसंयोजक ठोस हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अभाव होता है ना। द्रव अवस्था में भी वो जो परमाणु है तो परमाणु के चालन से अगर कोई आयन होते किसी भी प्रकार के आयन से मिलकर तो वो द्रव अवस्था में या गलित अवस्था में क्या हो जाते हैं? चालक हो जाते हैं। लेकिन ये चालक होते ही नहीं है। उसके बाद में जो आणविक ठोस है ना, आणविक ठोसों को अपन अलग से ही पढ़ेंगे क्योंकि इसमें 3 है। इससे पहले अपन इनको ही 3 को एक बार और देख लें। इनका जो गलनांक है वो और देख लेते हैं। इनका गलनांक,
और इनका जो बंध है, गलनांक व बंध, इन दोनों चीज़ों को अपन क्या साथ साथ देख लेते हैं। ठीक है, तो जो आयनिक ठोस है उसका गलनांक क्या होगा और उसमें बंध कौन सा पाया जाएगा, तो इसमें बंध कौन सा पाया जाएगा, वैद्युत आकर्षण बल पाया जाएगा। ठीक है, कूलाम्बीय बल पाया जाएगा, वैद्युत आकर्षण बल पाया जाएगा। और सबसे जो मजबूत बंध होता है ना, कम दूरी के ऊपर भी और अधिक दूरी के ऊपर भी, जो मतलब एक नापने योग्य दूरी के लिए, अधिक का मतलब है ना, तो वो मजबूत बंध होता है कौन सा, ये जो वैद्युत आकर्षण बल है वो मजबूत बंध होता है ना। तो इसका जो गलनांक होगा वो क्या होगा, कम होगा कि अधिक होगा, अधिक होगा। क्यों होगा अधिक, अगर मान लो कोई दो परमाणु है, ठीक है, ये दो से लेके मान लो, अब इसके गलनांक का क्या मतलब हुआ, ठोस अवस्था का क्या मतलब है कि इसके दोनों परमाणु क्या है, पास पास। द्रव अवस्था का मतलब अगर ये दोनों परमाणु क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, थोड़ा सा इनके अंदर क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा, तो इसके लिए अपने इसको क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा देना पड़ेगा। अगर अपन इसको ऊष्मा देंगे तो इसमें गलनांक आएगा, ये इसके दोनों परमाणु वो तो क्या होंगे, थोड़े थोड़े दूर होंगे। ठीक है, तो इसका गलनांक क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब अगर वैद्युत आकर्षण बल इसके अंदर अधिक है इन दोनों के बीच में, तो अधिक ऊष्मा देनी पड़ेगी, तो गलनांक अधिक होगा। अगर इनके बीच में वह आकर्षण बल है उसका मान अगर कम है तो इसको ऊष्मा कम देनी पड़ेगी। अगर इसको ऊष्मा ही कम देनी पड़ेगी तो इसका गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसके बीच में आयनिक बंध पाया जाता है या वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। इसके अंदर अगर पूछे कि कौन सा बंध पाया जाता है तो बंध का नाम होगा आयनिक बंध, और इसके बंधों में वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका जो गलनांक होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। इसका गलनांक क्या होगा, अधिक होगा। जो धात्विक परमाणु है उसमें जो बंध पाया जाएगा उसका नाम कौन सा होगा, धात्विक बंध। ये जो धात्विक बंध होता है वो आयनिक बंध की तुलना में थोड़ा कमजोर होगा, तो इसके बीच में जो गलनांक होगा वो आयनिक यौगिकों से क्या होगा, कम होगा। इनका जो गलनांक होगा वो क्या होगा, आयनिक यौगिकों से कम होगा। लेकिन ये जो सहसंयोजी ठोस और जो आणविक ठोस है उनसे अधिक होता है। सहसंयोजी ठोसों में कुछ अपवाद होते हैं जिनका आयनिक यौगिकों से भी ज़्यादा होता है ना, उसको उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, है ना। लेकिन जो सहसंयोजक परमाणु है उनके बीच में बंध कौन सा पाया जाएगा, सहसंयोजक बंध पाया जाएगा। कौन सा बंध पाया जाएगा, सहसंयोजक बंध पाया जाएगा। अब ये वैद्युत आकर्षण बल से क्या होता है, कमजोर होता है, तो इनका गलनांक कम होता है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे सहसंयोजक यौगिक होते हैं जिनके बीच का जो वैद्युत आकर्षण बल होता है, जिनके बीच का जो सहसंयोजी बंध होता है वो आयनिक बंध, धात्विक बंध, सभी प्रकार के बंधों से ज्यादा होता है। इनके उदाहरण एक तो है हीरा, एक तो क्या होगा, हीरा। एक क्या होता है, कार्बोरेंडम, कार्बोरेंडम, है ना। एक क्या होता है, क्वार्ट्ज, है ना। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका जो वैद्युत आकर्षण बल है वो ये जो आयनिक बंध है उससे भी ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इनका जो गलनांक होता है वो इनसे क्या होता है, ज़्यादा होता है। आयनिक यौगिकों से भी इनका गलनांक ज़्यादा होता है। ये अपवाद के रूप में आपको याद करना है। इसके अलावा सहसंयोजक यौगिकों में से एक और अपवाद आप याद कर सकते हैं अपन। जैसे मान लो अपन ये कहते हैं कि भाई ये हमेशा कुचालक होते हैं, रियल में हमेशा कुचालक ही होते हैं, लेकिन इसका एक अपवाद होता है क्या, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सहसंयोजक यौगिक होने के बावजूद भी चालक होता है। क्या होता है, चालक होता है। अगर इसको पूछा कारण क्या है तो इसमें क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसका क्या कारण होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें हुई। उसके बाद में अपने आणविक ठोस पढ़ा है, तो आणविक ठोसों में इन तीनों को पढ़ेंगे। इसको एक बार वापस से मैं रिव्यू कर देता हूँ इतने को, फिर अपन आणविक ठोस देखेंगे और ये सारी चीज़ें आणविक ठोसों के भी तीनों प्रकारों में देंगे। जैसे ध्रुवीय है तो उसमें कौन से यौगिक हैं, किस प्रकार के यौगिकों से वो मिलकर के बना हुआ है, उसमें बंध किस प्रकार का पाया जाएगा, गलनांक कम होगा, ज़्यादा होगा, तो विद्युत का सुचालक होगा कि कुचालक होगा। ऐसे जो अध्रुवीय है उसमें भी वही सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और जो हाइड्रोजन बंधित है उसमें भी वही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो एक बार इसको रिव्यू करते हैं अपन। देखो, जो क्रिस्टलीय पदार्थ हैं वो चार प्रकार के होंगे, आयनिक यौगिक या आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस और आणविक ठोस। जो आयनिक ठोस है उसके जो घटक अवयवी कण है वो कैसे होते हैं, घटक अवयवी कण मतलब वो जिनसे मिलकर के बना हुआ है, तो वो कौन से क्या होंगे, आयन होंगे, धन आयन और ऋण आयन होंगे। ठीक है, अब ये घटक अवयवी कण इसके धन आयन और ऋण आयन होंगे।
तो धनायन और ऋणायन के बीच में कौन सा बंध पाया जाएगा? आयनिक बंध पाया जाएगा। आयनिक बंध में वैद्युत आकर्षण बल होता है, तो विद्युत के क्या होंगे, मतलब वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, तो ये जो इसका जो गलनांक होगा वो क्या होगा? अधिक होगा। इसके बाद में जो विद्युत की चालकता है, तो ये विद्युत के क्या होंगे? सुचालक होंगे। कौन से चालक होंगे? विद्युत के सुचालक होंगे। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक होंगे, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होंगे। अब इसका कारण क्या है कि द्रव अवस्था में तो विद्युत के क्या है? कुचालक, और ठोस अवस्था में क्या है? ठोस अवस्था में तो क्या है? विद्युत के कुचालक, और द्रव अवस्था में क्या है? विद्युत के सुचालक। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि भाई इसमें जो विद्युत की चालकता होती है वो आयनों की वजह से होती है। ठोस अवस्था में आयनों की गति नहीं होगी, तो आयनों की गति नहीं होगी तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा, तो विद्युत धारा नहीं बहेगी, तो कुचालक होंगे। द्रव अवस्था में क्या होगा? ये विद्युत के क्या होंगे? चालक होंगे। चालक मतलब आयनों के कारण से होगी, तो आयन गति करेंगे, आवेश का प्रवाह होगा, आवेश का प्रवाह होगा तो विद्युत के चालक हो जाएंगे। धात्विक जो ठोस हैं उसके घटक अवयवी कण धातु परमाणु होंगे, उनके बीच में जो बंध होगा वो कौन सा होगा? धात्विक बंध होगा। धात्विक बंध आयनिक बंध से थोड़ा कमजोर होता है, तो इसका गलनांक आयनिक यौगिकों से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इसमें विद्युत धारा किसके कारण से बहेगी? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण बहेगी तो चाहे ठोस पदार्थ हो चाहे द्रव पदार्थ हो, विद्युत का क्या होगा? सुचालक ही होगा, कुचालक कभी नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद में ऐसे अपवाद देखना चाहें तो इसका भी अब्रक होता है, ठोस है ना, ठोस अवस्था में होता है, लेकिन क्या होता है? कुचालक होता है। पर यह बोर्ड में आपके दे नहीं रखा है ना। ऐसे नॉर्मल देखना चाहो तो अब्रक होता है, ठोस होने के बाद में क्या होता है? कुचालक होता है, और धातु भी है। उसके बाद में जो सहसंयोजी ठोस है, सहसंयोजी ठोस परमाणुओं से सहसंयोजी परमाणुओं से मिलकर के बना होगा, और उसके बीच में जो बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है उसमें सहसंयोजक बंध पाया जाएगा। तो इसमें जो बंध है उसकी प्रकृति कैसी होगी? सहसंयोजक बंध पाया जाएगा। अब सहसंयोजक बंध इन दोनों बंधों से कमजोर होगा, तो नॉर्मली सामान्यतः क्या होते हैं? इनके जितने भी यौगिक हैं उनका गलनांक इन दोनों से कम होता है, या इन तीनों से ही कम होता है। लेकिन हीरा, कार्बोरेंडम, क्वार्ट्ज कुछ ऐसे यौगिक हैं जिनका जो गलनांक है वो आयनिक यौगिकों से भी अधिक होता है। उसके बाद में ये विद्युत की चालकता में देखें तो सहसंयोजी यौगिकों जो हैं उनके परमाणुओं की गति हो चाहे नहीं हो तो वैसे ही कोई चालकता दर्शाएंगे नहीं। उसके बाद में जो तो कैसे होंगे? कुचालक होंगे, कोई सी भी अवस्था में, चाहे द्रव अवस्था में हो चाहे ठोस अवस्था में। इसका एक अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? ठोस सहसंयोजी यौगिक होने के बाद भी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इसका ये अपवाद है कि इसमें क्या पाए जाते हैं? मुक्ति इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उसके बाद में जो आणविक ठोस है उसको अपन तीनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे कि आणविक ठोस क्या होते हैं। तो आणविक ठोसों में जो घटक अवयवी कण हैं वो तीनों में ही, चाहे वो हाइड्रोजन बंधित यौगिक हो, चाहे ध्रुवीय यौगिक हो, और चाहे अध्रुवीय यौगिक हो, इन तीनों यौगिकों के अंदर तीनों ही यौगिक जो हैं वो किससे मिलकर के बने होंगे? ध्रुवीय यौगिक हो चाहे अध्रुवीय यौगिक हो और चाहे हाइड्रोजन बंधित हो, किससे मिलकर के बने होंगे? अणुओं से मिलकर के बने हुए होंगे। ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित। अब जो अध्रुवीय यौगिक है उसके घटक अवयवी कण भी इसके भी तीनों के क्या हैं? तीनों के क्या हैं? अणु हैं। जो ध्रुवीय यौगिक है ना उसमें बल कौन सा पाया जाएगा, या जो बंध जो पाया जाएगा वो कौन सा पाया जाएगा? इसके अंदर पाया जाता है आयन द्विध्रुवीय या द्विध्रुवीय आकर्षण बल आयन द्विध्रुवीय आकर्षण बल। जो अध्रुवीय यौगिक है उसमें कौन सा बंध पाया जाता है? इसके अंदर पाया जाता है लंदन बल। और जो हाइड्रोजन बंधित है तो नाम से पता है इसके अंदर जो बंध पाया जाता है उसका नाम क्या है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अब इसके अंदर विद्युत की जो चालकता है, ये तीनों ही क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होंगे।
क्या होंगे? विद्युत के कुचालक होंगे। और इनके जो बंधों की जो प्रकृति है, जो ये और ये तीनों ही जो बंध है ना, वो अधिक मतलब अधिक आकर्षण बल वाले नहीं है, अधिक मजबूत बंध नहीं है ना, ये कमजोर बंध होते हैं। इसमें इन तीनों में से अगर देखें तो जो सबसे मजबूत होता है वो हाइड्रोजन बंध होता है, उससे कम होता है उससे कम होता है ध्रुवीय, और सबसे कम होता है अध्रुवीय बंध। ठीक है, ये होता है। विद्युत के तीनों ही क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। अगर इनके अपन उदाहरण देखें तो जैसे मान लो NH3 है ना, और NH3 है, तो इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। H2O है, हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। HF है, उसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। CH3OH और जो H2 है दूसरा यौगिक, तो इन दोनों में क्या पाया जाएगा? हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। इसके जो अध्रुवीय यौगिक हैं उसके उदाहरण देखें तो I2 है, CO2 है, तो ये क्या होंगे? अध्रुवीय बंध होंगे। जो ध्रुवीय यौगिक हैं उसमें मान लो SO2 है ना, तो ये क्या है? ध्रुवीय यौगिक है ना। HCl है, तो ये भी क्या है? ध्रुवीय यौगिक है। H2S है, तो ये भी क्या है? ध्रुवीय यौगिक है। अब आपको नाम पता कैसे चलेगा कि भाई इसमें तो हाइड्रोजन बंध है, इसमें अध्रुवीय बंध है, इसमें ध्रुवीय बंध है? इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? इनकी जो भी यौगिक है उसकी अपने को स्ट्रक्चर देखनी पड़ती है ना। जैसे मान लो ये CO2 है, तो कार्बन और डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, तो कार्बन और ये ऑक्सीजन। तो अब इसकी विद्युत ऋणता देखनी पड़ेगी, इसके जो अवयविक कण हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन में से विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की ज़्यादा, इधर से भी ऑक्सीजन की ज़्यादा। तो ऑक्सीजन इधर जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस कार्बन से इधर भी उतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, है ना। तो ये किसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? ध्रुवीय हो जाएगी, क्योंकि इधर जितने जाएंगे उतना ही वो यहाँ प्लस आएगा, इधर जितने जाएंगे उतना ही यहाँ पे प्लस आएगा, तो प्लस माइनस बराबर हो जाएंगे। तो ये अध्रुवीय यौगिक है। अब मान लो जो SO2 है, तो इसमें एक लोन पेयर पाया जाता है, तो ये इधर से तो क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है ऐसे। लेकिन ये जो लोन पेयर है वो बैलेंस नहीं होता, तो ये अध्रुवीय यौगिक है। H+HCl है, तो उसमें H+ और Cl- है, वैसे ही है। H2S भी ऐसे ही अपन देख सकते हैं, इसके अंदर क्या 2 लोन पेयर पाए जाएंगे, तो लोन पेयर की वजह से क्या होगा? अध्रुवीय यौगिक होगा, है ना। तो ये थोड़ा सा 11th का आप सीखोगे ना, ये ध्रुवीय अध्रुवीय कैसे होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। हाइड्रोजन बंध में ये FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनके यौगिक कोई से भी हो जिनके साथ में हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ होना जरूरी है, हमेशा हाइड्रोजन बंधित होंगे, है ना। FON के साथ में अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, या फिर हाइड्रोजन बंधित वे यौगिक होते हैं जिसमें क्या होता है? जो हाइड्रोजन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा होना चाहिए। अधिक कितना? अधिक 3 या 3 से ज़्यादा उसकी विद्युत ऋणता होनी चाहिए। ठीक है। और जो दूसरा परमाणु है, दूसरा जो अणु है, उसका भी जो हाइड्रोजन है वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा हो, तो उनके बीच में क्या बन सकता है? हाइड्रोजन बंध बन सकता है। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। उसके बाद में अपन इसके बारे में जो ठोस हैं उसके बारे में अब तक अपन ने क्या देखा है? ठोस की परिभाषा, ठोस, लिक्विड और जो गैस है उसमें डिफरेंस देखा। उसके बाद में अपन ने क्या देखा है? सॉलिड, लिक्विड और गैस में अंतर के बाद में अपन ने क्या पढ़ा? क्रिस्टलीय जो पदार्थ हैं वो और जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो, उन दोनों का वर्गीकरण पता कि भाई क्रिस्टलीय पदार्थ कौन से हैं और अक्रिस्टलीय पदार्थ कौन से हैं। तो क्रिस्टलीय पदार्थ और अक्रिस्टलीय पदार्थों में अपन ने अंतर देखा, और फिर उस अपन ने जो क्रिस्टलीय पदार्थ थे उसके अपन ने क्या किए? 4 अपन ने अंतर देखे क्रिस्टलीय पदार्थों के। उसके बाद में क्रिस्टलीय पदार्थों की 4 अपन ने वर्गीकरण देखा, उसमें गलनांक, क्वथनांक सब देखे। और उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, जो इकाई है ठोस है उसका वर्गीकरण पूरा हो चुका है। उसके बाद में जो ठोस पदार्थ है ना, उसकी बनावट कैसी होती है, उसमें कैसी कैसी ज्यामिति होती है, ये सब चीज़ें अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। थैंक यू।